जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीट योर कलंदर शो। अब ये शो जो है हमारा रेगुलर हो गया हुआ है और रोज ही हम एक नए मेहमान के साथ आपके साथ आते हैं आपके सामने। आज फिर मैंने जुहैब की जगह ली हुई है, बट जुहैब इज आवर होस्ट और वो परमानेंटली करते हैं। मैं कभी कभी बीच में आके तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर अपने जो गेस्ट होते हैं उनको वेलकम करता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल हैं। क्रिकेट की दुनिया से इनका ताल्लुक काफ़ी पुराना है और हम सब इनको बल्कि इनकी तहरीरों को पढ़ते रहते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका ताल्लुक है। ईएसपीएन क्रिक इन्फो के लिए लिखते हैं और बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट व्हिच आई हैव सीन। तो वेलकम करते हैं सबसे पहले उमर फारूक को। उमर, वेलकम टू थैंक द यू। शो। थैंक यू वेरी मच समीर भाई। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया मुझे। अब मुझे इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि मैं खुद पर्सनली भी आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और आपको तो शायद याद नहीं, हमारी पहली मुलाकात हुई थी पीएसएल में, जब आप उमर अकमल का इंटरव्यू करना चाह रहे थे। उस वक्त उमर अकमल लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू एंड आई मेट और मैंने आपको बताया था कि मैं आपका फैन हूँ। तो आपने मेरा ख्याल में उस वक्त यकीन नहीं किया। नहीं नहीं, यकीन खैर मुझे तो खुशी होती है कि लोग पढ़ते हैं और जो मैं करना चाह रहा हूँ ज़िंदगी में, जो मैं कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अवेयर रखना। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को नेगेटिव चीज़ों से अवेयर रखना ज़रूर। मैं प्रॉब्ली मैं आई थिंक मैं अपना रोल काफ़ी एक्सटेंसिवली समझता हूँ कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रोल होता है जिसमें आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन फैक्ट से आप लोगों को इन्फॉर्म रखते हो। तो प्रॉब्ली ये मेरा रोल एज अ जर्नलिस्ट और आई एम हैप्पी कि आप लोग उसको पढ़ते हैं, आप उसको सराहते हैं और जिससे मुझे फील होता है कि प्रॉब्ली आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन और मुझे मजीद इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एटलीस्ट सही डायरेक्शन पे कर रहा हूँ। आप लाइफ में गलतियां होती हैं डेफिनेटली, लेकिन बट आप जैसे जो जो दोस्त हैं वो आप राह पे रखते हैं और बेसिकली हमें डायरेक्शन बताते रहते हैं। और बाकी आई एम ऑल इन आपका। आई एम थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे शो में इनवाइट किया आज। नहीं नहीं, प्लेयर इज ऑल आवर्स। और ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी राइटिंग में जो मेच्योरिटी है वो मुझे काफी इम्प्रेस करती है। और मैंने वैसे देखा भी है कि हमारे पाकिस्तान में जनरली सेंसेशनलिज्म की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है और रियलिस्टिक फैक्ट्स जो हैं वो कम लोग, क्योंकि उसमें शायद इतना मसाला नहीं होता। तो थोड़ा सा फैंस को भी, हमारे जो लाहौर कलंदर के फैंस हैं वो देख रहे हैं, उनको अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि वेयर डिड यू स्टार्टेड और किस तरह से आपने काम किया है अभी तक। देखिए मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे मेरे वालिद साहब क्रिकेट खेला करते थे। इज नो मोर विद अस, लेकिन उनसे मुझे क्रिकेट का शौक पड़ा और क्रिकेट मैंने खुद भी खेली है, लाहौर लेवल पे खेली है। क्रिकेट का शौक मुझे बचपन से ताज़ा रहा, घर से मुझे क्रिकेट खेलने को मिली है, देखने को मिली है। और मेरे डैड यूज्ड टू प्ले क्रिएटिव क्रिकेट इन यूएई, जहाँ पे बेस्ड है हम यूएई में। तो पापा मेरे जो थे वालिद साहब थे, काफ़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने। क्रिकेट का शौक वहीं से पड़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान में डेफिनेटली अगर आप क्रिकेट खेल हैं तो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, आप दोनों चीज़ों को साथ लेके नहीं चल सकते। तो बाय द स्टार्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी क्रिकेट मैं बिल्कुल छोड़ चुका था, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर ली मैंने। बट क्रिकेट से मोहब्बत थी, ग्राउंड से मोहब्बत थी, ग्राउंड के करीब रहना अच्छा लगता था। तो रिपोर्टिंग की तरफ मेरा ना यूनिवर्सिटी के ही टाइम से मेरा करियर मेरा स्टार्ट कर दिया मैंने। ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक कुछ ऐसे पुराने दोस्त हैं जो भी जानते हैं मैं कि मैंने स्टार्ट किया था crickdb.com से। एक क्रिकेट की साइट मैंने बनाई थी जिसमें पाकिस्तान की जितनी क्रिकेट है उसको मैंने आईटी बेस किया था। आया वो डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, आया वो क्लब क्रिकेट हो, आया वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा इन सबको मैंने आईटी बेस किया था और तमाम पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ करती थी। फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली वो जो टाइम था 2005 का 6 का, उसमें इंटरनेट पाकिस्तान में प्रॉब्ली इतना पॉपुलर नहीं था और ना ही ये जो आजकल आप देखते हैं ट्विटर फेसबुक, ये इतने पॉपुलर साइट्स नहीं थी। और थोड़ी मुझे मुश्किल भी होती थी क्योंकि लोगों को समझाने में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। 2006 तक लोगों को इंटरनेट की इम्पोर्टेंस का अभी तक अच्छे तरीके से बिल्कुल पता नहीं था। येस देवर पीपल जो कि इस फील्ड में थे, वो देवर वेरी मच अवेयर अबाउट इंटरनेट की इम्पोर्टेंस के बारे में, लेकिन जो क्रिकेट हमारी थी, जो लोग थे, ये लोग इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं थे। तो मैं काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने। खैर फिर मेरे घर से भी प्रेशर था कि बेटा कुछ ढंग का काम करो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, तो कुछ बेहतर काम करो ताकि कुछ ज़िंदगी को बढ़ाया जाए, आगे बेहतर की तरह आगे लेके जाया जाए।
तो ट्रिब्यून उन दिनों नया अखबार आया था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अगर आपको, अभी भी काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर है पाकिस्तान जी का। जी। तो मैंने वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सिमिल भाई। तो क्विक डीबी मैंने बंद की फिर, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट वेंचर था। मैंने काफ़ी कोशिश की उसको पुश करने की, लेकिन मुझे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कहीं से इंकरेजमेंट नहीं मिली थी। स्पॉन्सरशिप की तलाश थी। मैंने बताया ना कि उस वक़्त 2006-7 में इवन कि 2008 तक लोगों को इंटरनेट का कोई इतना ख़ास रुझान नहीं था उनकी तरफ। लोग समझते नहीं थे यार ये क्या चीज़ है, और ये दुनिया में आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लोगों की ज़िंदगियों में। खैर फिर मुझे मुझे लाइन थोड़ा चेंज करनी पड़ी। डिग्री मैंने अपनी ख़त्म की 2010 में। मैंने पहली अपनी जॉब, जो मेरी पहली जॉब थी जिसमें मुझे प्रॉपर्ली मुझे पैसे मिलना शुरू हुए। मुझे आज भी याद है, आई थिंक मैंने शायद 30 से 35,000 रुपये मुझे पहली जॉब से मिलना शुरू हुआ था ट्रिब्यून में, जो कि आस्ते-आस्ते बढ़ना शुरू हो गया। 1 साल के बाद मुझे ज़्यादा पैसे मिलना, 50,000 रुपये मुझे मिलना शुरू हो गया। तो ये मेरी लाइफ़ के स्टार्ट थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून पेपर, जिस पे मैंने स्पोर्ट्स पेज जो लाहौर की तरफ से जो सेंटर था, मुझे उसको कवर करना होता था, जिस पे मैंने इंटरनेशनल टूर भी किए। ट्रिब्यून ने मुझे यूएई भेजा साउथ अफ्रीका सीरीज़ कवर करने के लिए। अ, तो इस तरह मुझे आई मीन सारे जो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म थे, जैसे जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ ईएसपीएन क्रिक इन्फो के लिए, ये प्रॉब्लम मेरा इस काम जो मैं ट्रिब्यून के लिए काम किया करता था, शायद उसको वो ऑब्जर्व करते थे, डेली बेसिस पे मॉनिटर किया करते थे कामों को। तो एक दिन रैंडम मुझे एक कॉल आती है इंडिया से, और मुझे पूछा जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में हमारे साथ? तो क्रिक इन्फो, जो ईएसपीएन क्रिक इन्फो है, वो प्रॉब्ली आई थिंक दुनिया में कोई ऐसा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं होगा जो वहाँ पे काम करना चाह रहा होगा। एब्सोल्युटली। तो वो मेरे लिए एक मैं अपने ट्रिब्यून ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था फिरोजपुर रोड पे, तो मुझे रैंडम बीच में से, बल्कि मुझे एसएमएस आता है, मुझे याद है आज भी मुझे वो एसएमएस मुझे आया कि हमने आपका नंबर लिया, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? मैंने गाड़ी वहाँ पार्क की और मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा-सा शॉक में चला गया कि यार ईएसपीएन क्रिक इन्फो से मुझे कॉल आई है, और दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ द बिगेस्ट हुँ। ब्रेक, बिकॉज़ लोग 10-10 साल वेट करते हैं इस काम के लिए, जिनको वो ब्रेक नहीं मिलता। मुझे प्रॉब्ली 14 महीनों के बाद, यानी मेरा जो एक प्रॉपर मेरा जो वर्किंग ट्रिब्यून में काम करना, सीरियस बिजनेस में मैंने काम किया था, उसके विद इन 14 मंथ के बाद मुझे एक जगह से कॉल आती है, और दुनिया की बेस्ट कंपनी से कॉल आती है। तो डेफिनेटली मेरे लिए मेरा उस वक़्त जो इमीडिएट मेरा जो जवाब था उनको, बिल्कुल हाँ था मेरा। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहूँगा। तो फिर लेटर ऑन मैंने उनको एक्सेप्ट किया। मैंने अपने ऑफिस को बताया कि मैं जाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। इससे पहले मुझे एक पाकिस्तान टुडे न्यूज़पेपर आ रहा था, और मुझे रोका गया था कि आप ना जाएँ, हम आपके पैसे बढ़ा देते हैं। तो हुँ। ईएसपीएन के लिए जब मुझे ऑफर आया, तो मुझे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो चीफ थे, उन्होंने मुझे बोला कि अब अ, अ, कमाल सिद्दीकी साहब थे उस वक्त जो एडिटर थे ट्रिब्यून के, तो उन्होंने बताया अब मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क, और हम चाहेंगे कि तुम जाओ और इसको एक्सेप्ट करो, इस प्रपोजल को। तो वो दिन और हुँ। आज का दिन आई एम वर्किंग फॉर ईएसपीएन क्रिक इन्फो, और इट्स सीरियस, जो और आपने आप बोला कि मेच्योरिटी है। प्रॉब्ली ईएसपीएन में आने से पहले शायद आई वाज़न्ट दैट मच मैच्योर, काफी लंबा टाइम हो गया इस चीज को, बट और ईएसपीएन में मुझे आप काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ, और आपने उमर, आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हो एक इस तरह की जी ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रा पूछना चाहूँगा कि आप खुद भी क्रिकेट खेले, फादर भी क्रिकेटर्स थे, इमोशनल अटैचमेंट भी थी। एक जर्नलिस्ट बनना और उसके बाद अपने आप को डिटैच करना उस पैशन और एक फ़ेवरेटिज़्म आता है ना, हर इंसान जब आप एक चीज़ को पसंद करते हैं, तो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। तो जब आप क्रिकेट को पसंद भी करते थे, फिर आपने रिपोर्टिंग में आए जहाँ पे आपको अनबायस्ड ओपिनियन बतानी होती है लोगों को। सो हाउ डू यू मैनेज दैट, और ये कितना बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को डिटैच करना, जिस चीज़ से आप इतना प्यार करते हो? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बड़ा, और ये जो भी यंग लड़के देख रहे होंगे जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे मैं क्वेश्चन है, बड़ा डीप क्वेश्चन है ये। देखिए, जो आपने ओपिनियन की बात की ना, देखिए मुझे ईएसपीएन में आके पता लगा कि एक जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट होता है, जो एक सीरियस जर्नलिस्ट होता है, वो ओपिनियन मेक नहीं करता। क्यों? बिकॉज़ उसके ओपिनियन मेक करने से उसकी बायसनेस झलकती है। तो एक अच्छे जर्नलिस्ट को अपने ओपिनियन जो है, वो अगर वो वर्किंग जर्नलिस्ट, अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंट है किसी कंपनी का, और वो गेम को रिपोर्ट कर रहा है, तो उसको अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करना। अगर एक्सप्रेस कर रहा है अपने ओपिनियन को, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी रिपोर्टिंग के साथ। येस, हम टेम्प्ट होते हैं बहुत सी जगहों पे ओपिनियन देने में, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। ये टेम्पटेशन है। ओपिनियन मेकिंग जब से फेसबुक आया, तो ये एक टेम्पटेशन है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करे बगैर नहीं रह सकते। आपके अंदर बहुत सी चीज़ें उभर रही होती हैं कि आप एक्सप्रेस करो। आप ये प्लेयर ऐसा कर रहा है, ये प्लेयर वैसा कर रहा है। आपको आप गेम को एनालाइज़ को ज़रूर करो, लेकिन उस पे ओपिनियन ना दो। एनालाइज़ करने के बाद आप एक एक जो रीडर है, उसको छोड़ दो डिसाइड करने के लिए कि यार ये गेम का ये पहलू जो है डिस्कस हुआ है, ये प्लेयर के बारे में ये डिस्कस हुआ है। उसको फैक्ट्स बता दो, उसको हिस्ट्री बता दो, उसकी
उसको एनालाइज कर दो और लोगों को पे छोड़ दो कि वो उसको डिसाइड करें, कि लोग ओपिनियन दें। तो फॉर अ जर्नलिस्ट, फॉर मी, अगर मैं गेम को रिपोर्ट करता हूँ, मैं गेम के अराउंड सराउंडिंग जो इवेंट्स हो रहे थे उनको रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो आई शुड नॉट बी सीन मेकिंग ओपिनियन अबाउट एनीवन। यस, हम्म ये आपने ना बायसनेस, ज़ाहिर है दिल में ये चीज़ आती है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। और जब आपने गेम खेली होती है, अच्छी बुरी, टॉप लेवल, मीडियम लेवल, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपने गेम खेली होती है, आपने बल्ला पकड़ा होता है, आपने नेट्स में टाइम आपने लगाया होता है, आपने मैचेस खेले होते हैं, आपने मैचेस हारे होते हैं, आपने जीते होते हैं, तो आपको वो एग्जैक्टली सेंस आ रही होती है कि ये गेम में जो गेम चल रही है इसमें क्या हो रहा है। नंबर्स गेम में एक अलग चीज होती है, लेकिन आप गेम को जब देख रहे हो, उसमें उसमें कहते हैं ना, आप ऑब्जॉर्व हो जाते हो कि आप देखते हो गेम को, यार ये गेम किस तरह खेली जा रही है, लड़के की स्ट्रेटेजी क्या है, ये बैट्समैन कैसे खेल रहा है। हम जब खेला करते हैं तो उसको हम कंपैरिजन माइंड में कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। हम्म हम्म लेकिन ओपिनियन देना विद द बायसनेस आके, वहां पे आके थोड़ा सा मैं कहता हूँ, एक जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे लोग अब आजकल, देखिए हर चीज रीडिफाइन हो गई है। हमने जिस स्कूल ऑफ थॉट से जर्नलिज्म शुरू की थी, उसमें वी डोंट हैव टू गिव ओपिनियन। हम हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देनी है, हमें पूरा का पूरा चीजें एनालाइज करके बता देनी है। ये रीडर है, उसको उसको ओपिनियन देना है कि ये बात गलत है या सही है। तो यस, और टेम्पटेशन है। और जी जी जी। रीडर्स को भी एजुकेट करना मेरा ख्याल में हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, ये उनका काम होता है। लेकिन लॉट ऑफ टाइम वी सी कि इफ दे आर गेटिंग ड्रिवन बाय द इमोशंस, तो फिर जो हमारे यूजर्स हैं या हमारे रीडर्स हैं या जो हमारे फैंस हैं, ये मैं स्पेशली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लाहौर कलंदर की तरफ से मैनेज करते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे बिहेवियर देखे हैं। आप मतलब आप तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज आपने ब्रेक की हैं, और उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को डिटैच करना, तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम मेरे आते पास हैं मेरे लाहौर पास कलन। मेरे पास मेरे पास यहाँ पे अजमेर में, सॉरी आपकी बात करूँ, मेरे पास एक यहाँ पे हाँ। एग्जांपल है। मुझे याद है एक दफा 2016 में वकार यूनुस की रिपोर्ट, प्लेयर्स के बारे में, जो टीम हारी थी उनके बाद उनको वो चले गए थे छोड़ के यहाँ से, उनकी रिपोर्ट मुझे याद है, मैंने मैंने पूरी की पूरी मनोमन उसको पब्लिश कर दिया था। अब वकार भाई उस पर बुरा भी माना उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद इंतखाब आलम साहब की रिपोर्ट थी जो मैंने मनोमन वो भी मैंने पब्लिश कर दी। मैंने वो पब्लिश क्यों की, मैंने मैंने बेसिकली पब्लिश इसलिए की कि काफी सारा क्रिटिसिज्म आ रहा था गेम को लेके। और वकार यूनुस और इंतखाब आलम मेन स्टेक होल्डर थे, उनका गेम को और टीम को लेके असेसमेंट, मुझे मुझे लग रहा था कि मैं लोगों को इन्फॉर्म करूं कि जो मेन स्टेक होल्डर हैं, हालांकि दुनिया में लोग समझते हैं कि कोई चीज लीक होती है तो गलत होता है, पूरा जर्नलिस्ट, मुझे लग रहा है कि मुझे इस चीज को इन्फॉर्म करना है लोगों को कि जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और वो गेम हारे हैं तो क्यों हारे हैं। तो उस हम्म रिपोर्ट में काफी रिवीलिंग चीज थी। जो आपने बोला ना कि इमोशंस, वकार यूनिस के साथ जरा डेली हमारा इंटरेक्शन होती है, मीडिया इंटरेक्शन होती है, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन था। उनको बुरा लगा कि उनकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो गई, उनकी उनकी रिपोर्ट जो है मैंने पब्लिश कर दी, जिसपे काफी उन्होंने बुरा भी मनाया। लेकिन चूंकि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए थे कि यार चलो हो गया, फिर मुझे कोई एक हफ्ते बाद दोबारा मिले वो, और हमने काफी लेंथी इंटरव्यू भी किया। मैंने उनका जो काउंटर नैरेटिव था अबाउट हिज रिपोर्ट, मैंने वो पब्लिश भी किया। तो मैंने दोनों दोनों जो एंगल्स थे मैंने वो रिपोर्ट की, ताकि जो व्यूअर है वो प्रॉब्लम इस चीज को समझे कि क्या हुआ है 2016 में, जो पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड टी20 खेलने गई थी वहां पे क्या हुआ। और ये जो स्टेक होल्डर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, देखिए फैन दूर बैठ के टीवी बैठ के चीजों को परख सक रहा है कि यार हाँ गेम में ये हो रहा है, गेम में ऐसे हो रहा है, लड़के ये लड़के वो कर, लेकिन बैकएंड में जहां से गेम ड्राइव हो रही है वो लोग प्रॉब्लम लोग नहीं देख पा रहे होते। और यही वजह, आई एम श्योर आप भी चीज फेस कर रहे होते हैं, कि ड्रेसिंग रूम में जो आप देख रहे होते हैं वो प्रॉब्लम फैंस को नहीं पता होता कि ड्रेसिंग रूम में सोचने का अंदाज क्या है, ड्रेसिंग रूम में लड़कों का मुराल कैसा है, गेम में जो जो गेम में हो रहा है वो लोग किस तरह लोग सोच रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कि आप एज अ ऑनर, आप एज अ टीम मैनेजर लाहौर कलंदर के साथ जो आप काम कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ों से फेस करते हो, कि मुझे एग्जैक्टली आइडिया है इस चीज़ का। इसलिए मैं मुझे बैलेंस करने का इस पर ज़्यादा मैं एम्फसाइज करूँगा, इधर जर्नलिस्ट चीज़ों को बैलेंस करना है, आपको दोनों रूह दिखाने ताकि फैंस प्रॉपरली इन्फॉर्म रह सके। इसकी रेलेवेंस जो है वो इस तरह से है कि जब अभी इस दफा PSL 5 में, मुझे याद है जब हम पहले 3 मैचेस हारे थे, तो एक बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी कहना चाहिए या इल इन्फॉर्म्ड कहना चाहिए, क्रिटिसिज्म जो था वो लाहौर कलंदर और उसकी मैनेजमेंट की तरफ थ्रो किया गया। ऑब्वियसली फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो सर आंखों पे है, और वो बिल्कुल उनका गुस्सा बिल्कुल 100% बजा होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे क्रिटिक्स और एक्सपर्ट भी हैं जो जब ओपिनियन देते हैं तो वो ये इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते कि
जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके बारे में जान लें। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज के बारे में जान लें तो मेरा ख्याल में ओपिनियन बनाना आसान हो जाता है। तो जब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि जब आपने 3 मैचेस लाहौर के हारे और हिस्ट्री भी ये रही कि 4 सालों से लाहौर हार रहा था, तो आपकी क्या फीलिंग थी? आपको भी ये लगा कि ये कलंदर नाम भारी है, आकिब जावेद कोचिंग अच्छी नहीं कर रहे, या इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी आई? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर्ट हुआ था। बेसिकली मैं लाहौर का तो नहीं हूँ, बेसिकली मैं लाहौर में रहता हूँ, पिछले 20 साल से लाहौर में रह रहा हूँ और ज़ाहिर एफिलिएशन है लाहौर कलंदर के साथ। अगर आप गेम कवर नहीं कर रहे और आप गेम कवर इसलिए कर रहे हो कि आपको गेम पसंद है, और लाहौर कलंदर प्रॉब्ली 4 साल से हार रहा था और जो पहले मैचेस हारना शुरू किया, दिल डेफिनेटली हुआ था यार ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होता। ये लाहौर कलंदर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीते, और ये पीएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंपटीशन जो पिछले 4 साल से चलता आ रहा है उसमें एक ही सेट ऑफ टीम जो है वो ऊपर ऊपर आ रही है। वी नीड अ न्यू टीम। हमें हमें पता है लाहौर कलंदर जो है वो कितना एफर्ट डाल रहा है, वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर को लेके बैठा हुआ है, फिर भी नहीं जीत पा रहे। इस बार प्रॉब्ली डिफरेंट था। तो मेरे दिल में एक थोड़ा सा, मैं आपको ज़ाहिर आप बैठे हैं तो मैं आपको बताऊं, मेरे दिल में आया था कि शायद प्रॉब्ली शायद नहीं हो पाएगा, अभी तक लगता है नहीं नहीं उठ पाएंगे अब ये। तो ये आप लोगों की आई थिंक, आई मस्ट से कि मैं इनकरेज करूंगा, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने कमबैक किया। आप ये आपने उन तमाम जो शुबा थे जो मेरे माइंड में भी थे, और भी बहुत से लोग जो थोड़े इमोशनल होके, जो लोग लाहौर के अंदर जो आपने बोला नाम भारी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक किसी ने फिनोमेना फैला दिया कि लाहौर कलंदर जो है, कलंदर का वर्ड जो है बहुत भारी, इसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे। लोग पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, लोग एजुकेटेड होके, लोग गेम को डिफरेंट नजरिए से इमोशनली होके देख रहे होते हैं, और जो उनके मुंह में आता है वो बोलते जाते हैं। ये प्रॉब्लम, सिमरन भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि ये शायद आप लोगों से मोहब्बत भी है। जब जो किसी से मोहब्बत करता है प्रॉब्लम उसी के ऐसे इमोशन बाहर आते हैं, वो गुस्से का इजहार करता है, बिकॉज आपने बेस्ट से बेस्ट टीम खिला के देख ली, रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। अभी आपने बेस्ट टीम नहीं खिलाई, आपको पता है कि आपने थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह के टीमों लड़कों को पिक किया, आपने ज्यादा फ्लैम्बर्ट किस्म के प्लेयर उठाने की कोशिश नहीं की, तो थोड़ा डिसार्ड हुए लोग यार ये इनसे अच्छे प्लेयरों से कुछ नहीं हुआ, तो शायद इस बार जो है ये हल्की टीम से शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोगों के मन में डाउट आता है, और यही क्रिकेट है। ये जिस 1-2 बॉल्स की हेयर एंड देयर वाली बात है कि आप एक बॉल इधर एक बॉल उधर, गेम का बिल्कुल पासा चेंज होता है। तो जो लोग आपके साथ लॉयल हैं, दे विल स्टिल स्टिक विद यू, उसमें कोई डाउट नहीं, डाउट्स बिल्कुल आते हैं, लेकिन गेम में यही होता है कि एक दिन गेम अगर बुरा जा रहा है तो देखिए ये प्लेयर किसी दिन अच्छा खेलते हैं, किसी दिन बुरा खेलते हैं, डिलिबरेटली कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। और आप ज़ाहिर है, आप एज अ ओनर आप नहीं चाहेंगे कि गेम आपकी जो है, आप इतनी जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा साल आप लोगों को एंगेज रखते हैं, पूरा साल आपका जो पीडीपी, आपका जो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपका जो वेंचर है वो आप उसको लेके चल रहे हैं। तो ज़ाहिर हर एक की ख्वाहिश है कि देखिए जो भी आप पीडीपी कर रहे हैं, जो भी आप आउट ऑफ द वे कर रहे हैं, इवेंचुअली लोग आपको लाहौर के अंदर की फॉर्म में देखते हैं, और लोग चाहते हैं कि आप जीतें। डिसहार्ट जरूर होते हैं, मैं भी डिसहार्ट हुआ था। जो गेम देखने वाले लोग हैं, बिकॉज हार किसी को पसंद नहीं होती। ये आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, क्योंकि आप ये इससे एक गुजरे हैं। एक एक इसमें क्वेश्चन मेरे ज़हन में है कि ये जो बहुत सारे हमारे फैंस भी हैं क्रिकेट के, और पहली बात तो ये है कि लाहौर कलंदर की आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितना ज्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं, जब उनको वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो रिएक्शन भी उतना ज्यादा आता है। इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जो लाहौर कलंदर की फिलॉसफी रही 4 सालों में, 5 सालों में बल्कि, अब के एक तो आपसे मैं चाहूंगा उसके ऊपर कमेंट। दूसरा, ये जो एक अक्सर लोग बात करते हैं कि लाहौर का फोकस जो है ना वो पीएसएल पे नहीं होता, इनका फोकस प्लेयर को ऐसे ही गांव से मोहल्लों से उठा के तो खाम खा के लिए इधर उधर। कुछ लोग तो हमारे प्लेयर्स को पहले ना इश्तिहारी सुपरस्टार भी कहते थे, और बहुत सारे नाम दिए गए। लेकिन ये आपको क्या लगा कि एक फ्रेंचाइज है, पता नहीं आपने दुनिया में ऐसा कोई, आपने तो खैर क्रिकेट को काफी जगह पे देखा है, आपके ओपिनियन में ऐसा कोई वेंचर आपकी नजर में रहा हो जिसने इतना प्लेयर डेवलपमेंट की हो और फिर हार रहे हो, तो ये क्रिटिसिज्म कि इनका फोकस पीएसएल नहीं है, इनका फोकस जो है वो कहीं और है जिसकी वजह से हारते हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, जो लोग ऐसे ओपिनियन बनाते हैं, दे आर ट्रूली एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, मैं उन पे ऐसे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन देखिए हर एक की अपनी अपना मुंह है, अपनी उन्होंने जो भी ओपिनियन मेक कर दिया वो करें। कुछ अच्छी ओपिनियन करते हैं, कुछ बुरी ओपिनियन करते हैं, जो किसी को समझ नहीं आती वो इस तरह की तोहमत लगाते हैं। आई थिंक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन लोगों के लिए बोलूंगा, या आप लोगों को भी समझने की कोशिश है।
कि जो पीडीपी का आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट है। आई मीन लोग इसको ऑफन मिक्स कर देते हैं। आई एम 100% श्योर कि इवेंचुअली आपको आपका जो पीएसएल का जो आपका मेन आपका टूर्नामेंट है आपको वो खेलना होता है और आपको वो जीतना या अच्छा या उसमें अच्छा करना है आपको। जो पीडीपी एक अलग से है, ये प्रॉब्ली आप एडिशनली काम करें। लोग प्रॉब्ली शायद इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आप इसको उस पहलू में, उस पर्सपेक्टिव में जाके देखें। ये आपका एक आपका वॉलंटियर एक काम है जो आप कर रहे हैं। जो आपके फैन आपके इसलिए बहुत ज्यादा है कि आप शायद उनको एंगेज कर रहे हैं। और आपका जो ब्रांड है, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। प्रॉब्ली अगर हम बाकी टीम्स की बात करें तो वहाँ इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किए जाते हैं। लाहौर कलंदर की प्रॉब्ली एक बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे ब्रांड जो लाहौर कलंदर का नाम है ये ज्यादा ग्लोरीफाई होता है। और यही वजह है कि ऑनर्स जो हैं दे आर नॉट एज पॉपुलर। फवाद राना साहब जो हैं वो पॉपुलर हैं, बट वो भी इमोशनली पॉपुलर हैं क्योंकि लोग उनको देखते हैं, उनके रिएक्शन को लेके उनको वो रेलिवेंट रह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्ली आपका जो ब्रांड है, लोग इसको मिक्सअप कर रहे हैं। पीएसएल में खेलना एक अलग सेगमेंट है आप लोगों का, और जो पीडीपी का जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट सेगमेंट है। लोग उसको कंफ्यूज करके, उसको रिलेट करके, मैंने बताया ना, जब लोग इमोशनल होते हैं तो लोग कुछ भी पकड़ के मार देते हैं। तो बेसिकली ये वही ओपिनियन है जो आपने पीडीपी उठा के मार दिया, इनके डायरेक्शंस कहीं और हैं ये वो। अब आई फुली अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम दुनिया में कहीं, देखिए, जब कोई चीज किसी को समझ नहीं आती ना तो उसको क्रिटिसाइज करता है। ये एक बड़ा हमारे मुल्क में, आई डोंट नो बाकी जगह पे क्या होता है, लेकिन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज समझना है, जो चीज मुश्किल लगे, जो चीज ज्यादा आपकी समझ से बाहर होती है तो वो आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। आप उसको समझें, और उनकी उसकी फिलॉसफी को समझें कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों के एक दो प्रोग्राम जाके देखे भी हैं, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये इस अ प्रॉपर सीरियस बिजनेस जो आपने काम शुरू किया। यस, इवेंचुअली हमारी भी एक्सपेक्टेशन है कि दुनिया के जो आपके फैंस हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इवेंचुअली जो आपका मेन टूर्नामेंट है पीएसएल, जिसकी बदौलत आप हैं, वो अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे तो जिसकी वजह से प्रॉब्ली वो इस रीजन को लेके जो आप आउटस्कर्ट में काम करते हैं, जो इसके अलावा आप लोग काम कर रहे होते हैं, प्रॉब्ली उसको रिलेट करके आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए, ये इमोशंस हैं। लोग इमोशनल होके बुरा मान के लोग इस चीज को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि फेयर इनफ। आई मीन मैंने आपको बताया ना, आपको जितनी लोग मोहब्बत करते हैं, जितना लोग आपको उतना क्रिटिसिज्म भी करते हैं। और जब गुस्सा आता है तो आपके पास कोई चीज पड़ी होती है, आप मार देते हैं। तो ये वही चीज है जो प्रॉब्ली शायद लोग आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हमारे यहाँ एक पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेडिशनली भी रीत रही है, जब ये बैंक्स होते थे और एक हमारे यहाँ ना क्रेडिट लेने का बड़ा कॉन्सेप्ट है। मुझे याद है क्रिकेट का फॉलो मैं भी करता था, तो उस जमाने में ये होता था कि ये प्लेयर यूबीएल ने दिया, ये प्लेयर अलाइड बैंक ने दिया, ये प्लेयर फलाने बैंक ने दिया। वो माइंडसेट जो है वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और अब अक्सर आप तो जर्नलिस्ट हैं और आप देखते हैं कि जो क्रिकेट के अंदर है कि ये प्लेयर मैंने दिया, ये मैंने हारिस रऊफ दिया, मैंने फखर जमान दिया। हालांकि मेरे जाती ख्याल में ये तो प्लेयर की अपनी मेहनत होती है, आप एक प्लेटफॉर्म देते हो। तो ये जो कंपटीशन शुरू हो जाता है बिटवीन द फ्रेंचाइज कि हमने इतने दिए, हमने इतने दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में एक बात की थी कि फेसबुक, ट्विटर जब से सोशल मीडिया आया, जिसपे हर बंदे को रेलिवेंट रहने का ऑप्शन है। अदरवाइज इससे पहले प्रॉब्ली कौन क्या कह रहा है बहुत कम लोगों को पता होता है। यार फलां जगह पे किसी मोहल्ले में कोई बंदा बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है, वो रेलिवेंट है कि नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है, ये बेसिकली ये एक लोगों की आवाज़ बन गया हुआ है। यहाँ पे लोगों को रेलिवेंट रहने की कहते हैं रेलिवेंट रहना है। आप रेलिवेंट है या नहीं है, लोग यहाँ पे रेलिवेंट रहने की कोशिश करते हैं। आप क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वैसे किया। यस, मैंने आपको बताया ये टेम्पटेशन है। आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं, अगर अगर आपने किसी को हेल्प किया या आप किसी को लेके आए हैं, लेट पीपल टेल दिस थिंग। लोग अप्रेस करें इसको, रादर देन कि आप उसको क्रेडिट लेते हैं। यस, आपने जो नाम लिया, हारिस रऊफ का नाम लिया, आपने आपने दो तीन और प्लेयर्स का नाम लिया। आई थिंक पीपल आर मोर आउटरीजियस अबाउट कि लोग हमें पहचाने, लोग हमें रेलिवेंट रखें। और ये सोशल मीडिया का कमाल कह लें आप, जहाँ पे उसके फायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी हैं। लोग रेलिवेंट होने की कोशिश करते हैं, लोग अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ताकि वो रेलिवेंट रहे और लोग उनको अप्रेस करें। और सोशल मीडिया पे एग्जैक्टली यही हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई चीज जो है वो लोग अप्रिशिएट करें और क्रेडिट ले रहे हैं। ये क्रेडिट, ये पीआर है बेसिकली। अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों को लगता है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप वो लोगों को नहीं बता रहे उससे, तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। मैं ये समझता हूँ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप रेलिवेंट काम कर रहे हैं, अगर आप यूजफुल काम कर रहे हैं, अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप लोगों को नजर आ जाएगा।
आप अगर आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही, अगर आपकी फोटो लोगों को नजर नहीं आ रही कि यार इसके पीछे कौन है, तो जो लोगों को जिसने किसी को रीच आउट करना है वो रीच आउट कर लेगा। वो किसी की कहते हैं ना, किसी का वो लेने से, क्या कहते हैं, एहसान लेने से या कुछ होने से वो नहीं होगा। बस सोशल मीडिया का एक कमाल है जो बेसिकली लोग रेलिवेंट रहते हैं, लोग अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, जी हमने ये किया, क्रेडिट लेने की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट होता है। लॉ क्लानर का इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंस्टीट्यूट है, जो आपने डिपार्टमेंट की बात की, एचपीएल ने ये दिया, यूपीएल ने ये दिया। अब लोग ये भूल जाते हैं कि ये लोग रीजन से आ रहे होते हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल के आ रहे होते हैं, ये क्लब क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। अगर किसी को क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट उसको देना चाहिए जिसने उस बंदे को इनकरेज किया अपने क्लब में खिला के, उसको इनकरेज करना चाहिए जिसने उसको क्लब से निकाल के ग्रेड 2 में डाला, उसको इनकरेज करना चाहिए जो ग्रेड 2 से उठा के उसको ग्रेड 1 में लेके आया। ये जो लड़के जो डिपार्टमेंट खेलते हैं, ये रैंडम नहीं कैसे उठा के ले आते, ये कहीं ना कहीं कुछ लेवल खेलते हैं तो लड़के ऊपर आते हैं। तो बट ये लड़के खेल रहे हैं। अब जैसे कुछ ऐसी लड़के हैं, जैसे अंडर 19 के कुछ लड़के हैं जो फ्रेंचाइजी उठा लेती हैं, और वो बाद में जब वो कुछ कर जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हमने इसको उठाया। अरे भाई, आप भूल गए हो कि ये रीजन से आ रहा है, ये उस क्लब से आ रहा है, क्लब के बाद इसने ये एक स्टेप अंडर 15 अंडर 19 खेल के आ रहा है। तो दे हैव समथिंग बैक, इनके बैकग्राउंड में कुछ है जो ये करते हुए आ रहे हैं, और आपने तो उनको उन्हीं बेसिस पे उठाया जिनकी बेसिस पे वो जो चीजें करते आ रहे हैं। तो ये वो बिल्कुल चीजें सही हैं बात है। प्रॉब्लम बिल्कुल, जो लेकिन इसमें आप इसका मतलब ये है कि आप अपनी इमेजिंग एनहांस और प्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं कि ये शायद अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए अच्छा लगता है कि आप इस तरह से क्लेम करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से इमेज तो हमारा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा। अभी रिसेंटली आप देखें कि उमर अकमल के बारे में एक जो इंक्वायरी हुई और जो भी उसका सिलसिला हुआ, मेरा जाती ख्याल है कि उसमें काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ चूंकि फ्रेंचाइजी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है, एक रेपुटेशनल डैमेज है। आप ऐसी जब स्टोरीज करते हैं, आप एज ए फैन भी करते हैं, एज ए प्रोफेशनल, जब आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप देखते हैं कि जो हीरोज हैं हमारे, जिनको हम इतना प्यार करते हैं, इतना सारा आंखों पे बिठाते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज जब उनकी सामने आती हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? देखिए, एज अ पाकिस्तानी, जब हम एज अ पाकिस्तानी बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर है मुझे रिपोर्ट करनी है चीज़ें जो भी हो रही हैं। लेकिन दुख होता है, मैं आपको बताऊँ, आज भी मैं देख रहा था दुनिया भर में जो एक ट्रेंड चल रहा है कोविड-19 के अराउंड, लोग कैसे इवॉल्व करेंगे, लोग कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये बातें हो रही हैं, और लोग कैसे इससे फाइट आउट करेंगे। पाकिस्तान में क्या हेडलाइन आ रही है, उमर अकमल बैन हो गया स्पॉट फिक्सिंग के, आई मीन जो नॉन रिपोर्टिंग अप्रोच करप्शन चार्जेस हाँ। अप्रोच चीज के ऊपर। शुएब अख्तर जो है वो आउटबर्स्ट कर रहा है पीसीबी के ऊपर और कुछ लॉयर्स के ऊपर, और उसके बाद सलीम मलिक दोबारा रीसरफेस होते हैं। और आई मीन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किधर जा रही है? ये लोग समझ नहीं पा रहे होते लोग कि आप इन इन बातों से आप अपने ब्रांड को डैमेज कर रहे हैं। दुनिया भर में अगर इंडिया इंडिया अगर हम बात करते हैं, हमें बार बार इंडिया की मिसाल देनी पड़ती है, पिंगा पाकिस्तानी। देखिए, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, उन्होंने प्लेयर्स बनाया। देखिए, प्लेयर्स कोई माँ के पेट से प्लेयर बनता हुआ नहीं आता, एक डेवलप होता है, ब्रांडिंग होती है, उसके बाद प्लेयर खेलता है, फ्रेंचाइजी देती हैं अपने उससे पहले पाकिस्तान के लिए लड़के खेलते हैं। तो प्लेयर की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सचिन अगर सचिन है तो सचिन की हम्बलनेस मेक हिम अ प्रॉपर एक दुनिया का फेमस तरीन बैट्समैन। कितना हम्बल है वो, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, उसने रन्स भी किए हैं। विराट कोहली की मिसाल ले लें आप इंग्लैंड में आ जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं, विलियमसन की बात करते हैं न्यूजीलैंड की। ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये फेस है यहाँ पे, ये क्रिकेटर तो है, ये आपकी फेस भी है आपकी कंट्री के। जब आप ऐसी चीजें करते हैं, जब आप इन चीजों में इंडल्ज होते हैं, अपनी लैंग्वेज जो अपनी खराब करते हैं, जैसे शुएब अख्तर जो है साहब की, जो कल मैंने वीडियो देखी है, मैं लिटरली मैं बहुत ही आई मीन मैं शॉक में चला गया था कि यार शुएब ये क्या बोल रहा है। क्या शुएब अख्तर जो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है, पाकिस्तान की वजह से जाना जाता है, उसकी लैंग्वेज जब एक बच्चा सुनेगा, एक जो उसको देख के बड़ा हो रहा है, ठीक है, जो जो उसका फैन है, वो क्या उससे इस चीज सीखेगा? तो ये ब्रांड को डैमेज करने वाली बात है। आप एज अ फ्रेंचाइज ऑनर जो है, डेफिनेटली आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप चाहते हैं कि गेम जो है ये अच्छे माहौल में खेली जाए, ये अच्छी स्पिरिट में खेली जाए, ताकि आपको आपको ज़ाहिर है आपको स्पॉन्सर्स लेके आने होते हैं, आपको ब्रांडिंग करनी होती है। तो ब्रांडिंग कब होगी? जब आपके आपके पास अच्छे प्लेयर होंगे, अच्छी रेपुटेशन वाले प्लेयर होंगे, परफॉर्मर्स होंगे, हीरोज होंगे, अनडिस्प्यूटेड हीरोज होंगे, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये तो मैं फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ, फ्रेंचाइज से ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये प्लेयर्स दुनिया में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर। तो उमर अकमल ने जो किया, उमर अकमल ने सिर्फ अभी जो नॉन नॉन रिपोर्टिंग का वाकया, इससे पहले उमर अकमल के ढेरों
जो है दर्जनों वाक़यात है जो मैंने एज़ अ जर्नलिस्ट रिपोर्ट किए, मैं उनके जो डिसिप्लिन को लेके, कभी उनकी फिटनेस पे इश्यूज़ हैं, कभी उनके ऑफ द फील्ड उनके कुछ इश्यूज़ हैं, कभी वो कहीं ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए। तो ऐसी वो चीज़ें जो बेसिकली गेम को डैमेज कर रही हैं, उनकी अपने पर्सनैलिटी को डैमेज कर रही हैं और पाकिस्तान को डैमेज कर रही हैं। तो ये वो चीज़ें जो प्रॉब्ली हमारे यहाँ पे आई थिंक हमें री-एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये हमारी नेशन आई थिंक हमारी नेशन का प्रॉब्लम है, हमारा नेशनल प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं जो कानून तोड़ने के बाद लोग यहाँ पे कहते हैं इंटरटेनमेंट फील करते हैं। उनको पता है यार हम पैसे देख के, उनको पता है हम अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके हम बाहर आ जाएँगे। ये तो मैसेज इसका नहीं जाता। उमर इसका मतलब ये है कि आपके ख्याल में अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो उनको वापस नहीं लेना चाहिए? देखिए मैं पिछले तकरीबन 10 दिन से ना इस पे बड़ा गहरी सोच लेके बैठा हूँ कि यार इस पे होना क्या चाहिए। पहले प्रॉब्लम मैं ये सोचता था कि शायद अगर किसी को सज़ा मिली है, अगर उसने सज़ा पूरी की है तो प्रॉब्लम उसके लिए एक सेकंड चांस होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्ली अभी भी लोग नहीं समझ रहे। अभी भी चीज़ें जो हैं वो लोग प्रॉब्ली से लर्न नहीं करते। तो डेफ़िनिटली आई फ़ील कि जो लोग अपने मुल्क का नाम डैमेज करते हैं, जो लोग अपना इस चीज़ को ख़राब करते हैं, अपने नाम, अपने ब्रांड को ख़राब करते हैं, अपने अपने फैन्स को डिस्करेज करते हैं, अपने फैन्स जो बच्चे उनको देख के बड़े होते हैं, उनको डिच करते हैं। प्रॉब्ली उनको दोबारा उस सिस्टम में नहीं आना चाहिए उनके लिए। मेरे लिए मेरा ख़्याल है उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और अब ये मैं जैसे-जैसे मेरा दिन आगे गुज़रते जा रहे हैं, मैं इस चीज़ पे मज़ीद मेरा पुख्ता यकीन होता जा रहा है कि प्रॉब्ली नहीं, ये इनको वापस नहीं लेक, आना चाहिए। लेक, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बच्चे जो हैं जो अक्सर आकिब भाई भी एक बात करते हैं कि आपकी जो लेफ्ट ओवर सोसाइटी की एलिमेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो ना तालीम में कुछ कर सकते हैं, ना किसी हुनर में कुछ कर सकते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास वो माहौल नहीं है जिसमें आप बच्चों की ग्रूमिंग कर सकें। जब वो क्रिकेट खेलते हैं गलियों मोहल्लों में और फिर वो सुपरस्टार बन जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी वो ग्रूमिंग नहीं हुई होती। इसी चीज को ज़हन में रखते हुए हमने लाहौर कलंदर ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो अपना फर्स्ट लाहौर में बनाया है। आपने वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी देखा है। आपके ख्याल में ऐसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की क्या ज़रूरत है? और आपके ख्याल में इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान की यूथ को कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए जो मैंने पहले बात की थी सोसाइटी की, हमारे यहाँ पे जो प्लेयर ग्रो अप हो रहे होते हैं, प्लेयर आई मीन एज़ अ ह्यूमन बीइंग जब आप एक बच्चा ग्रो अप हो रहा होता है, तो उसके सराउंडिंग में क्या है, वो क्या सुन के, क्या देख के, क्या पढ़ के बड़ा हो रहा है। हमारा सिस्टम प्रॉब्ली हमारे मुल्क में जो है मैं इसको एग्जैजरेट नहीं करूँगा लेकिन हमारे यहाँ पे इनजस्टिस वाला सिस्टम जो आपने आपने सोसाइटी की बात की ना कि लेफ्ट ओवर लोगों को बच्चों को छोड़ दिया जाता है उनके कि खुद ही वो अब जो भी उन्होंने करना है वो करें। कोई उनका उनका कोई सही तरह उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हमारी एजुकेशन कोलैप्स कर गई हुई है। हमारे यहाँ पे माँ-बाप को जो बच्चों को देखिए एक प्रिविलेज बच्चा ही अच्छी परवरिश लेता है। एक टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट में एटलीस्ट ग्रेजुएट प्लेयर खेला करते थे। ये इस वेरी बड़ी पुरानी बात हो गई है। अब हमारे पास प्रॉब्ली एक मैट्रिक पास बच्चा भी नहीं है जो जिसने एटलीस्ट मैट्रिक किया हो। पूरी 11 आप निकाल लें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी पाकिस्तान के 15 के स्क्वाड में या 11 के स्क्वाड में कोई ऐसा बंदा हो जिसने ग्रेजुएशन की हो, जो पूरे उस सिस्टम के साथ उसकी पूरी ग्रोथ हुई हो। देखिए यस आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, आप प्रॉब्ली आपने उस एरिया को टच करने की कोशिश की जहाँ पे प्लेयर को प्रॉब्ली क्रिकेट की गे देखिए क्रिकेट तो सीख लेगा हर कोई। गेम खेलना, बल्ला उठाना, बॉलिंग करना, ये लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी जो नशो-ओ-नुमा है, कि आप कैसे आप ग्रो कर रहे हो, आपकी इंटीग्रिटी कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप किस तरह बात कर रहे हो, आपने किस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। देखिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। विराट कोहली इसलिए है कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर तो है, ठीक है? उसके साथ-साथ ही इज़ सो आर्टिकुलेटेड जब वो बात करता है वो इतना रेलेवेंट हो जाता है, लोग उसको इतने मज़े से सुनते हैं कि लोग उसको अमल कर रहे होते हैं। वो क्यों? वो स्टेचर बनने के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो प्रॉब्ली हमारे प्लेस पे वो रन नहीं किया जाता। ये आई एम सॉरी टू से ये घर से चीज़ स्टार्ट होती है, आपके घर से सीखना होता है आपको, आपकी आपकी परवरिश आपको सिखाती है, आपकी स्कूलिंग आपकी कैसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेट जो आपने बात की है, क्रिकेट हमारे पास लड़के वो खेलते हैं, जो प्रॉब्ली नहीं पढ़ रहे होते, जो अच्छे हमारे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बीकन हाउस का बच्चा या कोई सिटी स्कूल का बच्चा जो है, जो एटलीस्ट अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अच्छे कॉलेज में जा रहा है, वो उनके माँ-बाप उसको क्रिकेट में डाल रहे हैं। क्रिकेट में वो बच्चा आ रहा है हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, जो प्रॉब्ली कुछ नहीं कर रहा, विल है, चलो भी क्रिकेट खेल लो आके। और वो उसमें इवेंचुअली एक्सेल कर जाता है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वो एक अलग बात है, उसको बाद में सिखाना पड़ता है। जो टाइम है ना बच्चे की एज का जो 8-9 साल की उम्र से लेके 15-20 साल की उम्र तक का, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने बेसिकली आपकी आपकी हैबिट्स डेवलप होती हैं, आपका सोचने का अंदाज डेवलप होता है, जिसमें एग्जैक्टली जो आपका 20 साल के बाद की जो लाइफ है वो डिफाइन होती है।
जो बेस आपकी वो इन इन 10 सालों में बनती है। अगर वो बेस आपकी नहीं बनी, तो आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें। आप उमर अकमल की उमर उमर अकमल 29 साल का है, आई थिंक 29 ईयर्स का उमर अकमल है। इतने दफ़ा उसको रिहैब के प्रोग्राम करवाए गए, इसी साइकोलॉजिस्ट के लेक्चर करवाए गए, एजुकेशनल लेक्चर उसको दिए गए हैं, लेकिन प्रॉब्ली वो नहीं सीख पा रहा। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्रॉब्ली नहीं सीख पा रहे होते, आर देयर ऑन वे वाली बात है ना, कि अपनी मर्जी से जो मर्जी करते आ रहे हैं। तो ये ग्रोथ का इशू है। आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ अपनी अपनी एकेडमी से लाहौर कलंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आप लोग करेंगे, क्योंकि उन बच्चों को आप उठा के उनको एजुकेट करेंगे, उनकी नेशनल मार्क जो जो प्रॉब्लम मिस आउट कर रही है उनके घर की तरफ से, उसको आप इनकरेज करेंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किससे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है एज अ प्लेयर। सचिन की इसी मैंने इसी मिसाल दी। इसी से मुझे, उमर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इसी से याद आया क्योंकि हमारे शो का टाइम कम है। एक क्विकली मैंने कुछ सवाल आपसे पूछने हैं, इसी से मुझे याद आया कि एक आपने लाहौर कलंदर की एक नई कोशिश की देखी इस दफा, सुहेल अख्तर की, एज ए जी कैप्टन। और पहले तो मैं आपसे एज ए क्रिकेट क्रिटिक और क्रिटिक जो क्रिकेट को जो समझते हैं, इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस एज ए जर्नलिस्ट जानना चाहूंगा कि आपने सुहेल अख्तर की लीडरशिप स्किल्स को कैसा देखा, इस इंटरेक्शन विद मीडिया, और ओवरऑल जो आप उन्होंने पूरी कैंपेन को रन किया, वो आपको कैसी लगी? देखिए, सुहेल को मैं ज़रा पीएसएल शुरू होनी थी तो मैं पहले स्पेशली इसी बात से उससे मिलने आया था, उससे जानूँ कि ये है क्या चीज़। मैं उससे पहले बिल्कुल नहीं मिला था, मैं पीएसएल से कुछ आई थिंक 10-15 दिन पहले उससे मिला हूँ, और वो भी आप ही की अकेडमी में जाके मिला था मैं उससे। और यही वजह थी, मैं जानना चाह रहा था कि सुहेल अख्तर क्या, बिकॉज़ लोगों को नहीं पता था सुहेल अख्तर क्या चीज़ है, लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके क्या क्रेडेंशियल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ माइंड से आ रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो प्रोबब्ली शायद लोगों को पता नहीं था। मैंने शायद पीस भी एक किया था, आपने शायद पढ़ा होगा, कि हू सुहेल अख्तर इज़ बेसिकली, कौन जी। है? क्योंकि लोग नहीं जानते उसको। और जो आपने बात की कैप्टेंसी से, बिल्कुल आई नो कि उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था कप्तानी का। लेकिन देखिए, एक्सपीरियंस पहली दफ़ा किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम पहली दफ़ा कर रहा होता है। सोहेल अख्तर प्रॉब्ली इस आई नो कि पिछले 4 साल से लाहौर के अंदर की जो रेपुटेशन थी, जो बड़े-बड़े नाम जिन्होंने कैप्टेंसी की थी, मैकलम की बात करें, अब काफ़ी बड़े-बड़े नामों ने कैप्टन किया था, और यहाँ पे आके सोहेल अख्तर का फिल इन करना उन शूज़ को, लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन मैं भी शुरू में डाइजेस्ट नहीं, मैंने कहा यार ये क्या डिसीजन है, ऐसे नहीं होता। लेकिन शायद लोगों को ये नहीं पता था कि इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई फिलॉसफी है, इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है, इसके पीछे कोई ना कोई प्रिपरेशन है। आपके पास आई थिंक मोर देन 5 लड़के थे जो आपके पीडीपी से आपने उठाए थे अपने इस पीएसएल के जी। लिए। तो वो उस प्रोसेस को वो समझ रहा था। कैप्टेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट द फेस, कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर इन द ड्रेसिंग रूम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेंचाइज के लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली प्रॉब्ली हमने देखा कि एक दो मैचेस में शोएब अख्तर बिल्कुल क्लूलेस नजर आया। उसमें उसमें मैं बिल्कुल इससे मैं एग्री करूंगा कि वो क्लूलेस थे, शुरू में नजर आया। कुछ ऐसे नाम थे जो उन पे हावी हो रहे थे, जो ऐसे नाम, और जब आप हारते हो ना तो आप बिल्कुल गिर जाते हो, आपकी जो अच्छाइयां होती है वो भी छुप जाती हैं। लेकिन 1 से 2 इनिंग जब शोएब अख्तर ने खेली तो वो करेक्टर नजर आया, वो फीचर नजर आया कि शोएब अख्तर क्या चीज है। उसका वो जो प्रेशर को अब्जॉर्ब करने का जो एक टेंडेंसी थी वो नजर आई। तो ये दैट इज द थिंग विच मुझे एटलीस्ट कन्विंस किया कि यार ये वजह जिसकी वजह से सूरज को कप्तान बनाया गया है, ये वजह है जिसकी वजह से इन्होंने इस पर ट्रस्ट किया है कि इसमें वो चीजें हैं। जब आप हार रहे होते हो ना तो आप गिरे होते हो हर बंदा आपको जो है ना मार रहा होता है, ठुड्डे मार रहा होता है जो मैं सॉरी लैंग्वेज मैंने यूज की, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे थे, लोग डिस्करेज कर रहे थे, और इसकी वजह से फिर हर इधर ही आप ये देखें कि यहाँ पे जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म और सारा कुछ हो रहा था, और ऑब्वियसली सुहेल को मेरा ख्याल में बड़ा अनफेयर था सुहेल की अनफेयर तरफ था, इतना बिल्कुल अनफेयर क्रिटिसिज्म। था। बट मैंने जो पर्सनली देखा, उन्होंने मीडिया को जिस तरह से हैंडल किया, आप एज एन एक्सपर्ट उसको कैसे रेट करेंगे? इन जब हार रहे थे, और कुछ हमारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने शेर व शायरी भी करने की कोशिश की, और तंजिया भी अंदाज अपनाया, वो उस पे सुहेल का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा? देखिए, सुहेल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है, ही वाज़ वेरी काम, वेरी कूल, और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज़ मुझे लगा था शायद ये इनएक्सपीरियंस है, ये प्रॉब्ली कुछ ऐसी बात कर देगा, ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन शो कर देगा जो प्रॉब्ली ड्रेसिंग रूम का जो हाल है ना, वो यहाँ पे सब खोल के रख देगा। लेकिन ही वाज़ वेरी कंपोज़्ड, आई मीन ये एक इम्प्रेसिव चीज़ थी। और एक कप्तान जो है, उसका फेस जो होता है, जो उसका रिएक्शन होता है, वो आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है, वो बयान कर रहा होता है। ही वाज़ डाउन, ही वाज़ क्लियरली डाउन, एंड डेफिनिटली आप सब लोग डाउन थे जब शुरू में हार रहे थे। लेकिन और मैं हैरान था कि आप लोग भी स्टिक कर रहे हैं, जितनी क्रिटिसिज्म उस पे आ रही थी, उस पे उसके नज़र से लेके आप पे आ रही थी, आप लोगों ने स्टिक किया उसके ऊपर।
उसने अच्छे से हैंडल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक आप लोगों का क्लिप देखा था, इसमें हारिस रऊफ जो आपका फास्ट बॉलर है, वो आपका कुछ वीडियो सेशन कर रहा था और नेट्स के पास गया और सोहेल अख्तर अपनी बैटिंग के लिए पैड अप कर रहा था और नेट में जा रहा था। तो उसने बोला कि अरे हारिस रऊफ तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसका जो रोब और दबदबा था मुझे वहाँ नज़र आया कि प्रॉब्ली शायद इसका एक पर्सोना है, इसकी एक स्टैंडिंग है एज़ अ कैप्टन, और ये मुझे वो मुझे नज़र आया कि यार ये बंदे में जो है, ये प्रॉब्ली इसमें वो सब्सटेंस है जो प्रॉब्ली शायद लोग नहीं देख पा रहे। और वो परफॉर्मेंसेज जो थी वो उस वक्त उससे सोहेल अख्तर ने वो परफॉर्मेंसेज नहीं दी थी जो 2-3 इनिंग्स उसने एंड वाले मैचेस में खेली थी। उससे उससे पहले जितना वो गिरा हुआ था उससे हारने के बाद, तो मुझे वो चीज़ नज़र आई कि उसने प्रेस को कैसे हैंडल किया, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा के रखा, उसने वेट किया अच्छे टाइम का, और यही काम होता है। देखिए मैचेस हारना, आप लोग 4 मैचेस हारे थे, जो इस्लामाबाद का आप लोग मैच हारे थे, जो शायद आप भी कोशिश कर रहे थे हारने की, वो भी कर रहे थे। ये वो चीज़ें थी जिस पे प्रॉब्ली उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। देखिए इट्स अ लर्निंग कर्व, कोई बंदा जो है वो पहले दिन से कप्तान है। बाबर आजम की मिसाल ले लें, बाबर आजम क्या दुनिया का बेस्ट कप्तान थोड़ी है, अभी खुद वो लर्निंग फेज में है, वो सीख रहा है। और यही चीज़ जो है, मैं जो एक पैटर्न है मैं सोहेल अख्तर पे रखना चाहूँगा कि उसने वो 2 इनिंग खेल के ये प्रूव किया कि उसमें वो सब्सटेंस है, उसमें वो जो कहते हैं ना विल पावर है कि वो लीड कर सके। देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को हैंडल करना, उनको लीड करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए पहला मौका था, लोगों को इनकरेज करना चाहिए। यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग डिस्करेज ज़्यादा करते हैं, इनकरेज कम करते हैं। थैंक यू उमर। आपसे बातें तो बहुत सारी अभी रहती हैं करने वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी रैन आउट ऑफ टाइम, बल्कि हम ओवर चले गए हैं। इस प्रोग्राम में 30 मिनट्स का जनरली होता है। आपसे बहुत मजा आया बात करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। और जाते जाते लाहौर कलंदर के फैंस के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, जो मर्जी आप उनको समझाना चाहें या उनको सजेस्ट करना चाहें, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। देखिए मैं यही कहूँगा, छोटी सी बात है, अगर ये क्रिकेट में अच्छे बुरे दिन आते हैं, हर अच्छे प्लेयर पे बुरे दिन आते हैं, हर अच्छे प्लेयर पे अच्छे दिन भी आते हैं। तो ऑल यू हैव टू स्टिक विद लाहौर कलंदर। अगर आप उनके अच्छे फैन हैं तो थोड़ा पेशेंस शो करें, और आपने देखा कि पेशेंस आपका पे बैक किया। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों का आई थिंक जो आप लोगों ने इनकरेज किया लाहौर कलंदर को, और कुछ ऐसी टीम जो बहुत बड़ी थी, जो अपने आप को समझती थी वो टॉप 4 में फिनिश करेंगी, वो बॉटम में फिनिश कर रही हैं। लाहौर जिसको डिस्करेज किया जा रहा था वो टॉप 4 में फिनिश कर रहा है। तो गेम में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, 4 दफ़ा हो गया बिल्कुल, लेकिन कोई भी नहीं चाह रहा होता कि हारे, और लाहौर कलंदर भी ज़ाहिर है कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अच्छा करे, अच्छा सिर्फ़ कोशिश की जा सकती है। इसमें ये नहीं कि गेम में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, गेम में चीज़ें आईपीएल की मिसाल ले लें, कुछ ऐसी टीम्स हैं जो अभी तक बॉटम पे फिनिश करती आ रही हैं। क्रिटिसिज़्म होता है, आप यू जस्ट कीप फॉलोइंग लाहौर कलंदर, उनको सपोर्ट करते रहें, और आई एम श्योर एक दिन आएगा कि वो आपको दे विल मेक यू प्राउड। थैंक यू सो मच उमर। तो ये थे उमर फारूक, ESPN क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत मजा आया इनके साथ बात करने का, और थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू थी, और मेरा ख्याल में ऐसी गुफ्तगू जरूरी होती है अपने फैंस को एजुकेट करने के लिए भी। ये प्रोग्राम आपके लिए है। इसमें हम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग लाते हैं, उनसे बात करते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अपने फैंस को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सके। जब कोरोना में हम सब लोग एक काफी स्ट्रेस कंडीशन में हैं, घर पे रह रहे हैं, तो एक हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का एक आपको ब्रेकआउट मिल जाए। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम 5:30 बजे एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अल्लाह हाफिज।